तो एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। हम अर्थशास्त्र में गणित की सीरीज़ में एक नया वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक फर्म द्वारा लाभ अधिकतम यानी मैक्सिमम प्रॉफिट है वो डिफरेंशियल के माध्यम से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने मिनिमाइजेशन के बारे में बात किया कि न्यूनतम का बिंदु किस प्रकार से अवकलन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम अधिकतम बिंदु है वो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं उस पर चर्चा करते हैं। चलते हैं आज की इस टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर कौन कौन से बिंदुओं पर देखिए कि लाभ प्रॉफिट क्या है, गणितीय मेथड के माध्यम से इसको समझेंगे। प्रॉफिट के बारे में विस्तृत रूप से जानना है तो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो। दूसरे हम बात करेंगे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या है, इसको गणितीय मेथड के माध्यम से किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, और इसके माध्यम से जो अधिकतम लाभ है मैक्सिमम प्रॉफिट है वो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ तीसरा नंबर बिंदु हमारा ये रहेगा कि प्रथम क्रम और द्वितीय क्रम का फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के जो अवकलन है उसके माध्यम से किस प्रकार से हम कुल लाभ का टोटल प्रॉफिट का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात फर्म वो जान पाएगी कि क्वांटिटी कितनी हम रखें जिससे हमें प्रॉफिट है वो अधिकतम प्राप्त हो। उसके बाद हम प्रथम क्रम की शर्त जिसके अंदर हम यहाँ जो पाई यहाँ हम लाभ को दर्शा रहे हैं और उसका अवकलन कर रहे हैं क्यू के सापेक्ष। इस प्रथम क्रम के अवकलन को हम शून्य के बराबर लेते हैं। इसके पूर्व की वीडियो में हमने चर्चा की है, जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा वो आवश्यक रूप से देखिएगा। और यहाँ इस बात को भी जानेंगे कि आखिरकार प्रथम क्रम का जो अवकलन हम कर रहे हैं, पाई का जो अवकलन कर रहे हैं, अवकलन क्यों कर रहे हैं उस बात को भी समझेंगे, और उसको शून्य के बराबर क्यों ले रहे हैं उसको भी साथ जानेंगे। और साथ ही ये डी पाई अपॉन डी क्यू को एम आर माइनस एम सी बराबर जीरो भी क्यों रखते हैं, क्या यहाँ स्लोप शून्य है दोनों का। एम आर का मतलब सीमांत आगम है और एम सी का मतलब है सीमांत लागत है, मार्जिनल कॉस्ट है। तो इसके माध्यम से भी क्या हम लाभ अधिकतम को प्राप्त कर सकते हैं। और अगला बिंदु रहेगा हम द्वितीय क्रम की शर्त को जिसको लेस देन जीरो रखा गया है कि डी स्क्वायर पाई अपॉन डी क्यू स्क्वायर, ये मतलब है जो हमने ऊपर जो अवकलन किया है, डेरिवेशन किया है, उसका पुनः हम अवकलन कर रहे हैं और उसको लेस देन जीरो यानी ऋणात्मक रख रहे हैं। और ऋणात्मक क्यों रख रहे हैं, इसको नेगेटिव रख रहे हैं, और नेगेटिव रखने का तात्पर्य क्या है, क्या आवश्यकता पड़ी हमें, इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। पीछे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा आज की जो सब्जेक्ट मैटर रहेगा, विषय वस्तु रहेगी। चलते हैं वीडियो में आगे, सभी बिंदुओं पर वन बाय वन चर्चा करेंगे। आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक आवश्यक रूप से कीजिएगा। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कीजिएगा। सबसे पहले हम प्रॉफिट की बात करें तो हमें पता है कि हमें जो टोटल रेवेन्यू प्राप्त हुआ है उसमें से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे, घटाने के बाद जो हमारा शेष बचता वो हमारा लाभ या प्रॉफिट हमें प्राप्त होगा। यहाँ टी आर का मतलब आपको पता है टोटल रेवेन्यू है, कुल आय को दर्शा रहा है। टी सी का मतलब टोटल कॉस्ट है, कुल लागत है, मतलब जो हमने कमाया उसमें से क्या माइनस कर दें जो खर्च किया है तो वो हमें लाभ प्राप्त होगा, प्रॉफिट प्राप्त होगा। सामान्य भाषा में तो ये बात है। परंतु यहाँ हम इस वीडियो के अंदर इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि हमें जो हमारा प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है वो मैक्सिमम कहाँ प्राप्त होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं उस पर साथियों चर्चा करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, प्रत्येक बिंदु हमारे लिए बेहतरीन होने जा रहा है। इसके बाद हम बात करें कुल आय की, टीआर की और कुल लागत टोटल कॉस्ट की। कुल आय टीआर को हम कैसे प्राप्त करते हैं, जो प्राइस है उसको क्वांटिटी से मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं, तब हम टीआर प्राप्त करते हैं। यानी वस्तु की कीमत मान लो 5 है और हमने 10 इकाई बेची है तो इसका मतलब टोटल हमारा जो रेवेन्यू है वो कितना होगा, 5 इंटू 10 यानी 50 होगा। तो इस प्रकार हम कुल आय को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार साथियों यहाँ आपको टी आर का समीकरण न देकर इस प्रकार से पी अलग दे रखा हो, कीमत अलग दे रखी हो, तो ऐसी स्थिति में हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे। यदि आपको डिमांड फंक्शन दे रखा हो और आपको पता है कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, पी इक्वल्स टू फलन क्यू, यानी जो कीमत है वो क्यू का फलन होता है। तो यहाँ हम उसको समीकरण के अंदर रखेंगे, पी के स्थान पर रख देंगे और फिर इसको क्यू के साथ मल्टीपल कर देंगे तो हम इसे प्राप्त कर सकते हैं जैसा इस यहाँ दे रखा है। इसे हम गणितीय उदाहरण के द्वारा, न्यूमेरिकल के द्वारा भी इसको किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना कि मांग फलन दे रखा हो तो क्या करेंगे, मांग फलन दे रखा हो तो ऐसी स्थिति में इस पी के स्थान पर ये हमारा मांग फलन इंटू क्यू इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारे कुल लागत टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है वो क्वांटिटी पर निर्भर करती है, जितनी अधिक इकाइयों का उत्पादन करेंगे उस हिसाब से लागत में परिवर्तन होगा। इससे संबंधित भी आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो आप व्यष्टि
अर्थशास्त्र की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर इसको देख सकते हो। यहाँ टीसी है वो क्यू का फलन दे रखा है, और टीसी को इस प्रकार भी प्राप्त कर सकते हैं, औसत लागत को क्यू से मल्टीपल करें। अगर आपको औसत लागत दे रखी हो तब ऐसी स्थिति में कुल लागत को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो हम एसी को क्यू से मल्टीपल करके गुणा करके हम टीसी को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अभी तक हमने जाना कि लाभ को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो हम क्या करेंगे, टी आर में से टीसी माइनस करके प्राप्त करेंगे। साथ ही कुल आय हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, कुल लागत को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उस पर अब तक हमने चर्चा की है। तो बिल्कुल आपको इनको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे कि कुल आय व कुल लागत वाला जो मेथड है उसमें कुल आय में से कुल लागत को माइनस करते हैं। यहाँ पाई जो आप देख पा रहे हो, पाई का मान ये पाई है, इसको हमने लाभ से दर्शाया है, वो टी आर माइनस टी सी है। ये तो लाभ है, लेकिन हम यहाँ इसकी मैक्सिमाइजेशन की बात करें, किस प्रकार इसके अधिकतम बिंदु को प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए हम इसका अवकलन करते हैं। और अवकलन में क्या करते हैं, प्रथम क्रम की शर्त पहली बार अवकलन करते हैं, और ये डी का निशान दिखाई दे रहा है आपको, डी पाई अपॉन डी क्यू, ये अवकलन है। यहाँ पाई का अवकलन कर रहे हैं, क्यू के सापेक्ष कर रहे हैं, और यहाँ ये जीरो का मतलब है कि जैसा कि हमने पूर्व की वीडियो में भी चर्चा किया, अगर हम अधिकतम बिंदु प्राप्त करते हैं किसी, या न्यूनतम बिंदु प्राप्त करते हैं, जैसे हमने कॉस्ट में लागत में न्यूनतम बिंदु प्राप्त किया था, यहाँ प्रॉफिट में हम अधिकतम बिंदु प्राप्त कर रहे हैं, तो उस अवकलन को जीरो के बराबर लेते हैं। और क्यों लेते हैं, जैसा ये लाभ का वक्र है और यहाँ वो अधिकतम है, और यहाँ अगर इसकी स्पर्श रेखा द्वारा इसके स्लोप को निकालें तो स्लोप क्या होगा, ढाल क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब यहाँ, और जैसा कि आपको पता है कि अवकलन के क्या दर्शाता है, अवकलन परिवर्तन को दर्शाता है, और यही क्या होता है, कुल का स्लोप को भी दर्शाता है, ढाल को भी दर्शाता है, और यहाँ ढाल शून्य लिया है। यहाँ हम इसको एम आर माइनस एम सी बराबर जीरो भी ले सकते हैं। अगर इसको हल करें तो यहाँ आप देखोगे कि एम आर ये माइनस वाला इधर बराबर की इस तरफ ले जाएं तो ये क्या आ सकता है, एम आर बराबर एम सी, मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट यहाँ प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ जैसा कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, ये हमारा टी आर वक्र है, टोटल रेवेन्यू वक्र है, ये हमारा टोटल कॉस्ट वक्र है। यहाँ ये सबसे अधिकतम दूरी है, इसका मतलब ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र प्रॉफिट को दर्शा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में जो ये अधिकतम है वो ये है। इसका मतलब यहाँ एम जो क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी पर हमारा जो प्रॉफिट है डी एम वो सबसे अधिक प्राप्त हो रहा है। ये तो डायग्रामेटिक हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ हम मैथमेटिकल अप्रोच को देख रहे हैं, किस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल आपने ये देखा कि अगर हमें अधिकतम बिंदु प्राप्त करना है तो हम जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट की जो इक्वेशन हमें प्राप्त हो रही है उसका अवकलन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो उसके बाद उसको जीरो के बराबर लेते हैं, है ना। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि एम आर माइनस एम सी बराबर जीरो क्यों रखते हैं। अभी हमने पूर्व में बात की, और जब हम इसको प्राप्त करते हैं तो ये माइनस इस तरफ ले जाएं तो हमें प्राप्त होता है मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ये प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्राप्त कैसे हुआ, इसका मतलब ये मत रख लेना कि जीरो के बराबर ले रहे हैं, इसका मतलब इनका ढाल शून्य हो गया। यहाँ ढाल का नहीं है, यहाँ हम बात करें ये लाभ को दर्शा रहा है, प्रॉफिट के स्लोप को दर्शा रहा है, और प्रॉफिट के स्लोप को हमने देखा डी पाई अपॉन डी क्यू, और वो किसके बराबर लेते हैं, जीरो के बराबर लेते हैं। या हम देखें इसको किस प्रकार से हमने ये प्राप्त किया उसकी चर्चा करें तो हमें पता है कि पाई बराबर टी आर माइनस टी सी लेते हैं। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन का हम अवकलन करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, तो पाई को भी क्यू के सापेक्ष अवकलन करते हैं, टी आर का भी करते हैं और टी सी का भी करते हैं। क्योंकि ये अवकलन हमें पता है टोटल का जब हम अवकलन करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, ऐसी स्थिति में वो मार्जिनल प्राप्त होता है। यहाँ टी आर का अवकलन कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, मार्जिनल रिवेन्यू कर प्राप्त होगा, और टी सी का अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सीमांत प्राप्त होगा, सीमांत लागत प्राप्त होगा। तो इसका मतलब इसकी जगह हमने क्या रख दिया, एम आर रख दिया, और इसकी जगह हमने क्या रख दिया, एम सी रख दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ डी पाई अपॉन डी क्यू, अगर हमें पाई समीकरण दे रखा हो, पाई की इक्वेशन दे रखी हो, तब तो हम पाई का अवकलन करके शून्य के बराबर लेकर हम उस क्वांटिटी को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अगर हमें ये नहीं दे रखा हो और मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के माध्यम से निकालना हो तो हम ऐसा भी मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं एम आर इक्वल्स टू एम सी के द्वारा। यहाँ हम एम आर का मान रखेंगे और एम सी का मान रखेंगे। आगे हम
संख्यात्मक उदाहरण के द्वारा, न्यूमेरिकल के द्वारा इसको समझ सकते हैं। मतलब यहाँ हम इस बात को समझ गए हैं कि अगर हमें प्रॉफिट मैक्सिमम पॉइंट हमें ज्ञात करना है तो प्रॉफिट का हम अवकलन करेंगे और उसके जीरो के बराबर लेंगे, या फिर इसके स्थान पर ये भी रख सकते हैं। और ये कैसे रख सकते हैं उसको हमने इस प्रकार यहाँ प्राप्त किया है। इसका मतलब यहाँ लाभ अधिकतम है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो बिंदु हमें प्राप्त होगा वो लाभ अधिकतम का बिंदु हमें प्राप्त होगा। इसके बाद हम बात करें द्वितीय क्रम की शर्त की बात करें। द्वितीय क्रम की शर्त में आप देखोगे कि क्या है, यहाँ दोबारा हम इसका अवकलन करते हैं और उस अवकलन को किसके बराबर ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, ऋणात्मक ले रहे हैं। जबकि हमने कॉस्ट मिनिमाइजेशन में बात की थी तब उसको अधिकतम लेते थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट वाला हमने देखा ये अधिकतम बिंदु है और इसके बाद वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। तो यही द्वितीय क्रम की शर्त दर्शा रही है। ऐसा नहीं है कि हमने जो पॉइंट प्राप्त किया ये वाला जो अधिकतम बिंदु है वो हमें ये दर्शा रहा है कि इस क्वांटिटी पर, जैसे यहाँ एम ली थी, इस क्वांटिटी पर हमें अधिकतम प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ न्यूनतम प्रॉफिट प्राप्त हो रहा। अगर ये धनात्मक प्राप्त होता तो ऐसी स्थिति में वो क्या होता, प्रॉफिट कौन सा होता, एकदम न्यूनतम प्रॉफिट होता। तो यहाँ आगे भी हम इस पर बात करेंगे, तो इसलिए इसको ऋणात्मक लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्रथम क्रम के अवकलन को शून्य के बराबर लेते हैं। शून्य के बराबर लेकर हमें वो क्वांटिटी, हमें मात्रा प्राप्त होती है जहां हमारा लाभ अधिकतम या न्यूनतम प्राप्त होता है। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि वो मैक्सिमम प्राप्त होता है या मिनिमम। इसके लिए हम क्या करते हैं, द्वितीय क्रम का अवकलन करते हैं। और द्वितीय क्रम का अवकलन अगर लेस देन जीरो आता है तो वो कैसा होगा, उल्टा यू आकार का होगा, इस प्रकार से होगा। इसका मतलब ये अधिकतम हमें प्राप्त हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट को दर्शा रहा है। और अगर ग्रेटर देन जीरो प्राप्त होता, धनात्मक प्राप्त होता, तो वक्र प्रॉफिट का कैसा होता, इस प्रकार से होगा। इसका मतलब ये प्रॉफिट का कौन सा दर्शा रहा है, मिनिमम प्रॉफिट दर्शा रहा है। और कोई भी फर्म, कोई भी व्यक्ति हम कभी भी अपने प्रॉफिट को मिनिमम नहीं करना चाहेगा, वो प्रॉफिट को हमेशा क्या करना चाहेगा, अधिकतम करना चाहेगा। तो यहाँ तक हम बात समझ गए होंगे कि प्रथम क्रम का अवकलन कहाँ प्रयोग लेते हैं, द्वितीय क्रम का अवकलन कहाँ प्रयोग लेते हैं, इस बात को हम समझ गए। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। यहाँ P जो मांग फलन है वो दे रखा है, P = x² + 43। अब मैंने बताया कि अगर या तो आपको TR दे रखा होता है, टोटल रिवेन्यू, अगर नहीं दे रखा है तो हमें पता है कि TR बराबर क्या होता है, P × X, यानी कीमत को क्वांटिटी से मल्टीपल करते हैं। तो P का मान कितना दे रखा है, ये जो हमारा मांग फलन दे रखा है वो यहाँ रख दिया x² + 43 और ये x से मल्टीपल कर दिया। अब x इस पूरे कोष्टक से गुणा है, तो ऐसी स्थिति में x को x² से किया तो x³ हो गई और x को 43 से किया तो 43x हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या किया हमने, टोटल आय को प्राप्त किया। और टोटल आय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कीमत को क्वांटिटी से गुणा करके। फिर यहाँ औसत लागत दे रखी है, इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, टोटल कॉस्ट निकालनी होगी। टोटल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, औसत लागत को हम क्वांटिटी से मल्टीपल करेंगे। तो औसत लागत कितनी दे रखी है, 15x - 20 और x से किया तो यहाँ पूरे कोष्टक को x से गुणा किया तो 15x² - 20x। यहाँ तक ठीक है। फिर हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हमने देखा हमारी जो टोटल रेवेन्यू, जो कुल आय हमें प्राप्त हुई थी उसमें से TC है, टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो यहाँ हमने TR रख दिया, यहाँ हमने TC रख दिया। और ये TR और TC कहाँ है, ये तो आपका TR हो गया और ये आपका TC हो गया। इसको रखा तो देखिएगा, इसको हम सरल करें, x⁻3, ठीक है, और ये x⁻3 हो गई प्लस 43x, ठीक है। अब कोष्टक को हल करेंगे तो यहाँ ये -15x² हो जाएगा और ये माइनस माइनस, ये एक तो माइनस यहाँ है, एक ये 20 के आगे माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 20x। अब इसको आगे हल करें तो x⁻3 और ये क्या है, माइनस का 15x² और यहाँ देखोगे 43x और 20x कितना हो जाएगा, ये आपका 63x। तो इस प्रकार ये हमें इक्वेशन प्राप्त हो गई, किसकी, पाई की इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखें इसको, हम सबसे पहले उत्पादन की वह इकाई, वह क्वांटिटी ज्ञात करेंगे जहां प्रॉफिट है वो अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, उसको निकालेंगे। और उसको निकालने के लिए अब तक हमने ये बात की कि उसका हम अवकलन करते हैं। यहाँ पाई का अवकलन करेंगे और अवकलन करके उसको किसके बराबर लेंगे, शून्य के बराबर लेंगे। यहाँ ये प्रथम क्रम की शर्त है। यहाँ पाई का x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। और अब तक हमने देखा कि पाई बराबर हमने कितना प्राप्त किया था, x⁻3 - 15x²
प्लस 63x ये हमने प्राप्त किया था। ठीक है, अब इसका अवकलन कर रहे हैं यहाँ, तो अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे, अवकलन का नियम की हमने बात की थी कि पावर को आगे रखते हैं और पावर में से क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं। तो यहाँ 15 है और पावर कितनी है 2, उसको आगे रख देंगे और पावर में से क्या करेंगे, 2 में से 1 माइनस कर लेंगे। प्लस अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है। 1 को 63 से 63 से मल्टीपल करेंगे तो वो कितना आएगा, 63। अब इसको हल करें तो कितना होगा, 3x², क्योंकि एक 3 पावर में से 1 पावर घटा दी ना, तो यहाँ 3x²। यहाँ देखें तो यहाँ 15 × 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30, और 2 पावर में से 1 पावर माइनस कर देंगे तो x बच गया और ये 63 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अवकलन से संबंधित जो रूल हैं उनके हमने वीडियो बना ली है, जिन साथियों ने अभी तक वो नहीं देखा वो आवश्यक रूप से रखिएगा। अब यहाँ हमने 3 है वो कॉमन ले लिया, तो शेष कितना बचेगा, x² माइनस 10x प्लस 21 बच गया। अब इस यहाँ हम उसका गुणनखंड करते हैं, जो कि कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ इसको इस प्रकार से हल करें कि गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 21x² होना चाहिए ये, और जोड़ें तो माइनस के 10x प्राप्त होने चाहिए। तो ये क्या होगा, 10x के हमने टुकड़े किए तो -7x माइनस 3x, इसको गुणा करें तो वही 21x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, है ना, और यहाँ जोड़ेंगे तो इसको -10, और ये 3 कहाँ गया, 3 को इधर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें यहाँ कि इसमें से क्या कॉमन लिया, x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x माइनस 7 बच गए, और यहाँ -3x प्लस 21 में से इसमें क्या कॉमन लिया, 3 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, x माइनस 7 बच गया। ठीक है, और यहाँ इन दोनों में से x माइनस 7 कॉमन ये बच गया और x माइनस 3 ये वाला x यहाँ बच गया और -3 ये बच गया। इस प्रकार हमें यहाँ x की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो x की वैल्यू 7 भी प्राप्त होगी और 3 भी प्राप्त होगी, आप है ना, x माइनस 7 बराबर 0 भी हो सकता है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 7, और x माइनस 3 बराबर 0 रखें तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 3। अगर हमें यहाँ x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई है, 7 भी प्राप्त हुई है, 3 भी प्राप्त हुई है, अब हमें ये ज्ञात करना है कि वह कौन सी इकाई होगी जहाँ प्रॉफिट है वो हमें अधिकतम प्राप्त होगा। और इसके उस बिंदु को प्राप्त करने के लिए, उसको जानने के लिए हमें क्या करना होता है, द्वितीय क्रम के जो अवकलन होता है, डिफरेंशियल होता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ हमें जो हमने अवकलन किया था इसका दोबारा हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो साथियों अवकलन आपको पता है 3 है ही, पहले पावर को क्या रखते हैं, आगे रखते हैं, तो यहाँ पावर कितनी है, 2 है, और क्या करते हैं, पावर में से 1 माइनस करते हैं, और यहाँ क्या माइनस x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है, और 1 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 30 हुआ, और ये कांस्टेंट राशि है, इसका अवकलन कितना होगा, 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये कितना होगा, 3 को 2 से किया तो 6x, 2 पावर में से 1 पावर घटा दी तो कितनी बचेगी, 1 पावर बचेगी, और ये, तो इस प्रकार हमारा जो ये मान प्राप्त हुआ है वो 6x माइनस 30 प्राप्त हुआ है। अब हमें यहाँ ये ज्ञात करना है कि कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू रखते हैं, x की यहाँ सबसे पहले 3 रखते हैं, और रखिए यहाँ 6 और x की जगह 3 रखा और 30। ठीक है, तो ये 18 माइनस 30, यानी हमारी यहाँ ये वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, माइनस की, और ये कितना हुआ, <0 हुआ। तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट का जो इकाई है वो प्राप्त होगी, क्योंकि हमें पता है लाभ का वक्र इस प्रकार से होता है, और इस बिंदु के बाद इस यहाँ जो अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है इसके बाद ये जो लाभ का वक्र है, कर्व है, वो नीचे की ओर गिरता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये वाला, अगर 7 हम रखें तो क्या होगा, 6 को 7 से मल्टीपल किया तो 42 माइनस 30, तो ये धनात्मक मान प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में लाभ का वक्र इस प्रकार होगा, इस प्रकार। तो ये जो लाभ का बिंदु हमें प्राप्त होगा वो न्यूनतम होगा, क्योंकि इस बिंदु के बाद ये लाभ का वक्र है वो धनात्मक हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम जान पाएंगे कि हमें, क्योंकि लाभ को हम क्या करना चाहते हैं, अधिकतम करना चाहते हैं, और अधिकतम बिंदु प्राप्त करने के लिए हमें द्वितीय क्रम का अवकलन करना होता है, और वो अधिकतम के लिए क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, <0 हमें प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ लाभ अधिकतम कहाँ प्राप्त होगा, जब एक फर्म यहाँ 3 इकाई का उत्पादन करेगी। तो इस प्रकार हमने उदाहरण के माध्यम से इसको समझा है। अब यहाँ आप क्वेश्चन देखिएगा, इन क्वेश्चनों को आप हल कीजिएगा। यहाँ ये दे रखा है, सबसे पहले हम बात करें, यहाँ ये P बराबर इसका मान दे रखा है, और ये लागत फलन दे रखा है। तो अब यहाँ लागत फलन हमें तो दे रखा है, इसको मतलब लागत फलन को तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन TR निकालने की आवश्यकता है। और TR कैसे निकालेंगे, P इंटू एक्स। तो P की यहाँ वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 80 माइनस 10x इंटू एक्स।
अब क्या करेंगे 80x माइनस 10x स्क्वायर, इस प्रकार हम यहाँ टी आर निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे हम पाई का मान निकालेंगे। पाई कैसे निकालते हैं, हमें पता है पाई बराबर टी आर माइनस टी सी, है ना। टी आर जो अभी निकाला वो रख देंगे और टी सी की जगह ये मान निकाल देंगे और फिर इसको हल करेंगे तो पाई की हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। अब हम लाभ के उस बिंदु को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, डी पाई अपॉन डी एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करके किसके बराबर लेते हैं, 0 के बराबर लेते हैं। फिर ये जानने का कि वो अधिकतम लाभ का बिंदु है कि न्यूनतम लाभ का बिंदु है, तो हम इसका द्वितीय क्रम का अवकलन करते हैं और वो क्या करते हैं, इस अवकलन का दोबारा अवकलन करते हैं, डी स्क्वायर पाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से इसका दोबारा अवकलन करते हैं। और वो क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए, ऋणात्मक मान प्राप्त होना चाहिए। ऋणात्मक जिस मान प्राप्त होगा तो ये आप जान पाओगे कि उस इकाई पर हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये आपका कितना प्राप्त हुआ, इकाई कितनी आई, उसको ज्ञात करना है। दूसरा, यहाँ उस जो इकाई प्राप्त हुई है वो इकाई का मान देखना है। फिर इष्टतम कीमत कितनी होगी, जो आपने अक्स जो हमें प्राप्त हुआ वो इसमें रखना है, P बराबर 80 माइनस 10x, और यहाँ रखते ही वो हमारी जो ऑप्टिमम प्राइस है वो हमें प्राप्त होगी। और अधिकतम लाभ की राशि कितनी प्राप्त होगी, जो पाई की इक्वेशन हमने निकाली है, उस पाई की इक्वेशन में जो अक्स का मान हमें जो प्राप्त हो रहा है वो अक्स का मान इसमें रखेंगे तो हमें वो मान पाई का अधिकतम लाभ का भी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा इसको भी, तो यहाँ टीसी का मान दे रखा है, टीआर का मान दे रखा है, आपको इसको निकालना है। किस प्रकार से, वही पाई बराबर आप क्या रखोगे, टी आर माइनस टी सी, वैल्यू रखो, पाई की इक्वेशन आ जाएगी, प्रथम बार अवकलन करो इसका डी पाई अपॉन डी एक्स के सापेक्ष और उसको 0 के बराबर लेकर जो एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, एक्स की कौन सी इकाई पर लाभ अधिकतम हो रहा है, उसके लिए हम द्वितीय क्रम का अवकलन भी चेक कर लें। जो ऋणात्मक मान हमें प्राप्त हो रहा है जिस इकाई को रखने पर, वो हमें लाभ का अधिकतम बिंदु प्राप्त देगा। तो यहाँ हमें लाभ अधिकतम करने वाली उस उत्पत्ति की मात्रा को भी ज्ञात करना है। तो इस प्रकार हमने जो अधिकतम करण को प्राप्त किया है, इससे पूर्व के वीडियो में हमने न्यूनतम करण के बिंदु को प्राप्त किया है। दोनों ही स्थितियों में हम क्या करते हैं, उसके अवकलन को 0 के बराबर लेते हैं, लेकिन द्वितीय क्रम का जो अवकलन है, सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेशन है, उसके माध्यम से हम इसका पता लगाते हैं कि वो वास्तव में लाभ अधिकतम करण का बिंदु है या नहीं है। यहाँ हमने प्रश्नों के माध्यम से भी चर्चा की है। आपको वीडियो किस प्रकार से लगा है उसको आप बिल्कुल लाइक कीजिए और कमेंट आवश्यक रूप से दर्ज कीजिएगा। नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नई मैथमेटिकल अप्रोच के माध्यम से हम पुनः आपके साथ आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।